नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंडक्शन मशीन। ठीक है, आज हम लोग इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से कि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो ये सबसे पहले दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर से, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स को लेकर के क्या क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में पहला हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इंडक्शन मोटर को हम लोग ए सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मोटर से कम होती है। ठीक है, इंडक्शन मशीन के अंदर आता है इंडक्शन मोटर, और आपको पहला इसमें हमने लिख रखा है पॉइंट, आपको पहला ही दिख रहा होगा लाइन कि मोस्ट ऑफ द मोटर नियरली 85% मोटर वर्ल्ड वाइड यूज इंडक्शन मोटर। मतलब विश्व स्तर पे, इंडिया नहीं विश्व स्तर पे लगभग 85% जितने भी मोटरें आजकल यूज़ हो रही हैं वो मोस्टली हमारी क्या है, तो मोस्टली हमारी है इंडक्शन मोटर। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे की पार्ट ऑफ द मोटर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मोटर पे हम लोग बात करेंगे। तो इंडक्शन मोटर के जो पार्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ये पूछता है कि कौन सा पार्ट किस मटेरियल का बना होता है, कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पार्ट्स ऑफ द मोटर। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द मोटर का मतलब होता है कि इंडक्शन मोटर में मेनली दो पार्ट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला स्टेटर और दूसरा आपको दिख रहा होगा रोटर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं स्टेटर के बारे में कि स्टेटर क्या है। देखिए स्टेटर होता है हमारा जो इट इज़ मेड बाई हाई ग्रेड एलॉय स्टील। ठीक है, स्टेटर हमारा जो होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टेटर हमारा जो होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील का बना होता है, एवं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इट इज़ मेड लेमिनेटेड। ठीक है, स्टेटर को हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं? द स्टेटर इज़ मेड लेमिनेटेड टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बस आप ये याद रखिए कि स्टेटर क्या करता है कि स्टेटर में पहली बात तो स्टेटर में वाइंडिंग भी होती है। ठीक है, वो जो स्टेटर से वाइंडिंग हमारी जो स्टेटर में की रहती है, स्टेटर वाइंडिंग कॉपर की, उसको क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर को। ठीक है, 3 फेस हम लोग सप्लाई देते हैं। तो जैसे हम लोग स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनता है स्टेटर वाइंडिंग के कारण, जो कि हमारे सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। वो हम लोग बेसिक अभी प्रिंसिपल में, वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बस यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्टेटर किस चीज़ का बना होता है। तो बस याद रखिए आपकी स्टेटर जो हमारा होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील का बना होता है। यह क्या होता है कि ये लेमिनेटेड होता है। ठीक है, और ये लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको लेमिनेट किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम लोग बात करते हैं रोटर पे। स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा रोटर। तो रोटर इज सिलेंड्रिकल। हमारा जो रोटर होता है ना वो क्या होता है कि हमारे पास जो भी रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो मेड बाय सेम मटेरियल एज स्टेटर। जिस मटेरियल का हमारा स्टेटर होता है ना उसी सेम मटेरियल का हम लोग रोटर भी बनाते हैं। तो ये रोटर हमारा किसका बना होता है? तो एलॉय स्टील या सिलिकॉन स्टील। ठीक है, ये आपको बहुत जगह दिखने को मिल जाएगा कि एलॉय स्टील या सिलिकॉन स्टील। ठीक है, तो हमारे पास जो रोटर बना होता है वो एलॉय स्टील या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आपको बहुत जगह यही देखने को मिलेगा सिलिकॉन स्टील। ठीक है, कि हमारा स्टेटर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या किया जाता है, जैसे स्टेटर को लेमिनेट करते हैं ना वैसे हम लोग क्या करते हैं कि रोटर को भी लेमिनेट करते हैं। तो रोटर जो हमारा होता है सिलिकॉन स्टील का हम लोग बनाते हैं मोस्टली। तो सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टेरेसिस एरिया होता है बहुत कम होता है। हिस्टेरेसिस एरिया जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा होगा उसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा। यानी कि सिलिकॉन स्टील में जो हिस्टेरेसिस जो एरिया है वो कम होती है, जिससे इसका हिस्टेरेसिस लॉस हमारा क्या होता है? कम होता है। हिस्टेरेसिस लॉस हमारा कम होता है। दूसरी बात हम इसको मेड लेमिनेटेड करते हैं, इसको लेमिनेटेड बनाते हैं तो हमारे पास जो ईडी करंट लॉस होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है,
अब रोटर हमारे दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रोटर। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, स्क्वायरल केज रोटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्लिप रिंग टाइप रोटर। अब जिसमें हम जिस इंडक्शन मशीन में, जिस इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्वायरल केज रोटर यूज़ करेंगे वो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और जिसमें हम लोग स्लिप रिंग टाइप या फेज वाउंड यूज़ करेंगे उस हो जाएगा हमारा स्लिप रिंग या फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें एक और भी होता है बियरिंग। इंडक्शन मोटर में हम लोग जो बियरिंग यूज़ करते हैं दोस्तों वो बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर का जो साफ्ट होता है वो स्टील का, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, कभी कभी इंडक्शन मोटर का साफ्ट जो माइल्ड स्टील ना दे करके एग्जाम में आपको दे देता है, आर.के. राजपूत देखेंगे उसमें बी.के. मेहता, तो इसमें स्टीफ दिया रहता है। ठीक है ना, तो आप स्टीफ भी याद रखिए। चलिए इसमें अगला हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कि क्या है। तो अगला आपको नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा हल्का सा योक। ठीक है, तो आपको याद रखना है योक किसका बना होता है। चलिए योक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। योक इंडक्शन मोटर का जो बाहरी ढांचा होता है ना, योक, ठीक है, जिसको बाहरी ढांचा कहा जाता है योक। कभी कभी योक का डायग्राम देकर पूछ देता है कि ये डायग्राम किसका है, तो ऑप्शन में क्लिक मारना होता है हमको योक। ठीक है, तो योक जो हमारा होता है ना दोस्तों वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, या तो कास्ट आयरन का भी बना जा सकता है या कास्ट स्टील, दोनों का, मतलब कास्ट आयरन का बना सकते हैं या कास्ट स्टील का बना सकते हैं योक, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि अगर हम कास्ट आयरन का बना रहे हैं तो कहाँ यूज़ करेंगे। कास्ट आयरन वाला जो हमारा इंडक्शन मोटर होगा नॉर्मली बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे वो स्मॉल मशीन में यूज़ करेंगे, और कास्ट स्टील जो हमारा योक बना रहेगा ना वो बिगर मशीन में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या दिख रहा है आपको, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट, ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, इसमें जो नो लोड करंट का मान होता है वो 35 से 40% होता है, और इसकी स्लिप जो होती है वो 2.5 से 4% होती है। तो पूछा है आर.के. राजपूत का ये क्वेश्चन है कि मीडियम इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी है, तो उसमें आंसर क्या क्लिक किया है, 4%। तो जनरली आप याद रखें कि इंडक्शन मोटर का नॉर्मली जो स्लिप होता है, जनरली हम जो स्लिप को कंसीडर करते हैं वो 4% करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर का जनरली स्लिप हम लोग कितना लेते हैं, तो 4%, 2.5 से 4% के बीच हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्लिप कहने का मतलब 4% कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई 2 पोल की मशीन है, ठीक है, तो आप स्पीड कैसे निकालते हो, आप ये तो कहते हो NS बराबर 120, फ्रीक्वेंसी आपने मान लिया 50। ठीक है, नंबर ऑफ पोल आपने मान लिया 2, यानी मशीन जो हमारी है वो क्या हो रही है, यहाँ कटाएंगे 60 हो जाएगा, 60 × 50 कितना हो जाएगा हमारा 3000 RPM। यानी मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है उसमें नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो उसकी जो स्पीड होगी, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो घूमेगा हमारा ना 3000 RPM से घूमेगा। ठीक है, 3000 RPM घूमने से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मशीन 3000 RPM से घूम रही है, ठीक है, अब मान लीजिए हमारा स्लिप दे दिया 4%। ठीक है, 3000 RPM पे स्लिप हमारा है 4%, तो रोटर स्पीड बताइए। एक मशीन है जो 3000, एक इंडक्शन मशीन है 2 पोल की, 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे हैं, 3000 RPM पे घूम रही है, उसका स्लिप हमारा दे दिया है 2%, ये 4%। ठीक है, तो पूछ रहा है रोटर की स्पीड बताइए। तो आपसे पूछेगा कि आप रोटर की क्या करो, हमको स्पीड बताओ। तो कुछ नहीं करना आपको, 3000 का जितना भी % का है स्लिप ना वो निकाल दीजिए। तो 3000 का कितना हो जाएगा हमारा 100, सॉल्व करेंगे आप तो हमको क्या मिलेगा, 30 दूना 60, यानी कि 3000 का जब 2% आप निकालोगे तो 60 आएगा। यानी कि 3000 में से अगर हम 60 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 2940 RPM। मतलब हमारा जो रोटर घूमेगा ना, जो हमारी जो रोटर की स्पीड होगी क्या होगी दोस्तों, 2940 RPM होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे जहाँ पे नंबर ऑफ पोल फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करें वहाँ पे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मतलब सिंक्रोनस स्पीड निकाल, NS निकाल लीजिए। जब NS निकालेंगे तो उसका जितना % स्लिप कह रहा है स्लिप निकाल के घटा दीजिए। ठीक है, तो आपको वही मिल जाता है हमारा क्या आंसर, रोटर की वही स्पीड होती है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो जनरली आप याद रखिए कि 2 से 2.5% हमारी जो होती है इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है, और 2.5 से 4%, सॉरी। आगे हम लोग बात करेंगे स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, तो हमारे पास जो रोटर होती हैं 2 तरह की होती हैं,
स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग टाइप, ठीक है। रोटर हमारी जो होती है स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग टाइप होती हैं। तो हम लोग चलिए बात करते हैं स्क्वायरल केज रोटर के बारे में, ठीक है। तो स्क्वायरल केज रोटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्क्वायरल केज रोटर में जो हमारा कंडक्टर बना होता है ना, वो क्या होता है, कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। स्क्वायरल केज रोटर में हम जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ना, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है। अब क्या है कि इसके अंदर, रोटर के अंदर जो स्लॉट में जो हम कंडक्टर रखे हुए हैं ना, ठीक है, तो इन कंडक्टरों को क्या किया जाता है कि इनके ही सेम मटेरियल, जैसे कॉपर एल्युमिनियम का हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके ही सेम मटेरियल से इसको इंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो हमारा आंसर है इंड रिंग द्वारा। जो भी हम कंडक्टर रख रहे हैं रोटर स्लॉट के अंदर, उसको इंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कंडक्टर क्या होता है कि ये शाफ्ट के पैरेलल में नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का जो अलाइनमेंट होगा ना बहुत हाईली होगा, जिससे हमारा जो कंडक्टर रोटर के अंदर जो रख रहे हैं ना उखड़ जाएगा, वो बाहर मतलब निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है ना, कंडक्टर को हम शाफ्ट के पैरेलल ना रख के हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को तिरछा रखते हैं। जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में आपको दिखाया है कि हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको तिरछा रखते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर को पैरेलल के शाफ्ट के पैरेलल ना रख के तिरछा रखना ही हमारा क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है स्किमिंग, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस जो कहलाती है स्किमिंग। अब स्किमिंग क्यों की जाती है, रीज़न ऑफ स्किमिंग, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको रीज़न ऑफ स्किमिंग, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टर को हम लोग शाफ्ट के पैरेलल क्यों नहीं रखते हैं रोटर में, ठीक है। स्किमिंग करने का फ़ायदा क्या है, तो चलिए हम लोग इससे बात करते हैं स्किमिंग करने के फ़ायदे क्या है, रीज़न ऑफ स्किमिंग। तो देखिए पूछता है एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, स्किमिंग करने का मतलब क्या है। तो स्किमिंग करने से हमारा क्या होता है कि हमारा जो टार्क मिलता है ना वो यूनिफॉर्म मिलता है। पहली चीज़, स्किमिंग करने का मतलब ये कि जो हमें टार्क मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इट प्रिवेंट लॉकिंग टेंडेंसी मैग्नेटिक हम। जहाँ भी आपको लॉकिंग टेंडेंसी दिखे ना, समझ लिए वहाँ पे क्या हो रहा है। लॉकिंग टेंडेंसी अभी बताया आपको ना कि कंडक्टर पे बहुत क्या होगा हमारा, एक दूसरे से कंडक्टर लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे और कंडक्टर उखड़ सकता है, वहाँ से निकल सकता है, रोटर कंडक्टर से बाहर फेंका सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कम करने के लिए स्क्यूइंग करते हैं। कंडक्टर को क्या करते हैं, रोटर बार पे हम लोग तिरछा रखते हैं, ठीक है। तो तिरछा रखना क्या कहलाता है, हमारा स्क्यूइंग कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्शन के कारण या मैग्नेटिक हम मतलब नॉइज़ मतलब जो हमारी नॉइज़ होती है ना, स्क्यूइंग करने से हमारे बहुत फ़ायदे हैं। हमें जो टार्क मिलता है वो यूनिफॉर्मली मिलता है। दूसरी चीज़ मैग्नेटिक हम, यानी कि भाई जब जायज़ सी बात है, जब कंडक्टर पैरेलल के सॉफ्ट रखेंगे तो जब वाइब्रेशन होगा, फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक हम होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तिरछा करने से हमारा जो स्कीविंग करने से क्या होगा, हमारा नॉइज़ भी कम होगा। लॉकिंग टेंडेंसी हमारी क्या होगी, लॉकिंग टेंडेंसी को हम लोग प्रिवेंट्स कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, मान लीजिए हम किसी मोटर में स्क्वायरल केज रोटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा वो बन जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं। एसिंक्रोनस कहने का मतलब ये कि जिसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर से कम हो, तो हमारा क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अब सिंक्रोनस मोटर के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देखिए, अरे इस सिंक्रोनस कहना सॉरी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात, रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। रोबस्ट कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में वर्क कर सकती है। पहली चीज़ कि जो हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो किसी भी कंडीशन में वर्क कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इट इज़ चीपर, ये सस्ती होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसका जो मेंटेनेंस होता है, लिटिल मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस खर्च आता है वो कम आता है। भाई किसी कंडीशन में वर्क कर सकती है, सस्ती होती है, इसमें मेंटेनेंस का खर्च बहुत कम होता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस में चौथी चीज़ हमने लिखा है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रश एंड स्लिप रिंग। इसमें जो देखिए यहाँ पे, इसमें जो ब्रश और स्लिप रिंग होता ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रश एंड स्लिप रिंग देयर इज़ नो रिस्क ऑफ स्पार्किंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम ब्रश या स्लिप रिंग का यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी स्पार्किंग होने का रिस्क नहीं रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पूछता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बता दे रहे हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई भी ब्रश नहीं यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से स्पार्किंग नहीं होती है। तो ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो दोस्तों आपको कुछ अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। इसकी एफिशिएंसी हायर होती है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ऊपर ही। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हायर होती है, पावर फैक्टर भी हायर होता है। आगे हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्किंग प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन मोटर का जो ये हमने बनाया है, यहाँ पे न्यू है, ठीक है, इंडक्शन मोटर की। ये इंडक्शन मोटर का अंदर में रोटर है, ये दिख रहा होगा रोटर है, ठीक है, और ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई ये दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए जैसे ही हम वर्किंग प्रिंसिपल को आप ध्यान से सुनिए, जैसे ही हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर की वाइंडिंग में क्या होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। जब स्टेटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से क्या होता है कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, ठीक है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी स्टेटर वाइंडिंग के नाते स्टेटर वाइंडिंग में करंट के नाते रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है स्टेटर में, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो होती है सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, ठीक है। अब चूंकि हम क्या करते हैं कि स्टेटर के बीच में जो मतलब स्टेटर के अंदर तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी में हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग जो गैप होता है बीच में, गैप में ही तो हम लोग क्या रखते हैं, रोटर को रखते हैं। तो रोटर में जो कंडक्टर होता है वो दूसरे से इंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है। अब क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ अब मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखी है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स हमारा वर्क करेगा, ठीक है ना। वो क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण हमारा रोटर जो क्या करता है, उसमें जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लीजिए फ्लक्स को काटता है, कहने का मतलब कि जब फ्लक्स को वहाँ पे भी काटता है तो क्या करता है उसमें कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोटर कंडक्टर में हमारी करंट फ्लो होने लगती है, जिससे क्या होता है कि रोटर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनाता है तो इन दोनों के बीच में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक है, दूसरे के अपोजिट में एक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे क्या होता है कि रोटर भी हमारा एनआर स्पीड से घूमने की कोशिश करता है, मतलब तो क्या करता है ना कि जो हमारा रोटर होता है ना वो हमेशा स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका पीछा करता है, उसकी स्पीड का पीछा करता है। मतलब ये बात याद रखिए कि जो रोटर की स्पीड होती है इंडक्शन मोटर में हमेशा स्टेटर की स्पीड से कम होती है। स्टेटर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारी हमेशा क्या होती है, कम होती है, यानी रोटर हमेशा क्या करता है कि पीछा करता है इंडक्शन मोटर के स्टेटर का। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है, ठीक है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटर की स्पीड के बीच में जो अंतर आता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार पूछ चुका है कि स्लिप स्पीड क्या होती है। तो स्लिप स्पीड जो हमारी होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच में जो अंतर आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार केवल इतना ही देखकर पूछ लेता है एग्जाम में, S बराबर NS माइनस NR। दोस्तों तो आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि NS माइनस NR क्या है, ठीक है ना। मैंने इतना आराम से आपको बताया, तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी स्लिप होती क्या है, ठीक है। तो स्लिप कहने का मतलब बस यही है कि किन्हीं दो स्पीडों के बीच में अंतर, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जहाँ पे क्या हो रही है कि जो सेकेंड वाली स्पीड है फर्स्ट स्पीड का क्या करे, पीछा करे, तो दोनों के बीच में जो अंतर आती है ना वो स्लिप होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्लिप रिंग या फेज वाउंड रोटर। स्लिप रिंग या फेज वाउंड रोटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की स्लिप रिंग
कभी कभी कंपेयर करके पूछ लेता है एग्जाम में कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का टार्क ज़्यादा होता है कि स्लिप रिंग का ज़्यादा होता है। तो याद रखिए स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टार्क जो होगा ना, या फेज ऑन का स्टार्टिंग टार्क हमेशा ज़्यादा होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से। दूसरी चीज़, इसकी जो स्टार्टिंग करंट होगी वो कम होगी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से, मतलब स्टार्टिंग में करंट कम लेगी। इसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड एंड बाय चेंजिंग दिस रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टार्क स्पीड कैन बी कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके इसके स्पीड और टार्क को हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। स्लिप रिंग या फेज वाउंड जो हमारा इंडक्शन मोटर होगा, इसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस को लगा करके इसकी स्पीड एवं टार्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि स्लिप रिंग या फेज वाउंड रोटर में हम लोग 3 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं और 3 हमारे ब्रशेस भी हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रशेस का काम होता है करंट को कलेक्ट करना, और जो हमारी स्लिप रिंग होती है ना, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि स्लिप रिंग जो हमारी होती है वो फास्फर ब्रांच की बनी होती है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे डबल केज रोटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है डबल केज रोटर, ठीक है। तो डबल केज रोटर पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डबल केज रोटर से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि डबल केज रोटर का पहली बात याद रखिए कि डबल केज रोटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डबल केज रोटर की ज़रूरत पड़ी हमारी इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क को अचीव करने के लिए। जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करना होता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल केज रोटर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ डबल केज रोटर का कुछ बारे में बता दे रहा हूँ। डबल केज रोटर और सिंगल केज रोटर में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए डबल केज रोटर जो होता है वो महंगा होता है सिंगल केज रोटर से। सिंगल केज रोटर में केवल एक ही केज होता है, जबकि डबल केज में हमारा आउटर केज और इनर केज 2 होते हैं, ठीक है। डबल केज रोटर को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें स्टार्टिंग करंट क्या होती है, कम होती है। जबकि सिंगल केज रोटर को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो शुरुआत में करंट क्या लेती है, बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि यह जो सिंगल केज रोटर से होती है 20 से 30% महंगी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि डबल केज रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो ख़राब होता है। ख़राब इसलिए होता है क्योंकि सिंगल केज रोटर में केवल एक केज होता है, इसमें 2 केज होता है। तो इसमें एडिशनल रिएक्टेंस जो होता है ना, जो एयर गैप हमारी होती है, वहाँ से हमारा रिएक्टेंस जो होता है बढ़ जाता है डबल केज रोटर में। और जब इसमें जो, तो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्पीडेंस होता है वो बढ़ जाता है एडिशनल रिएक्टेंस जुड़ने से। क्योंकि भाई आप देखो जेड बराबर, हम यही तो कहते हैं कि जेड बराबर आर प्लस जे एक्स हम लोग कहते हैं। तो इसमें एडिशनल रिएक्टेंस बढ़ जाता है। तो रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि ओवरऑल हमारा जो जेड है ना वो बढ़ जाता है। और जेड बढ़ने से क्या होता है कि कास फाई बराबर आर बाई जेड हम लोग जानते हैं होता है, ठीक है। तो जेड हमारा जैसे बढ़ेगा एडिशनल रिएक्टेंस के कारण, तो हमारा क्या होगा, कॉस फाई हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ एक फ़ायदा ये भी है कि जेड बढ़ने से स्टार्टिंग करंट जो होती है वो कम लेती है। जब ये स्टार्टिंग करंट हमारी कम लेती है तो वहाँ पे हमारा हीटिंग जो होगा कम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर में। मैंने कुछ हल्का फुल्का कुछ मैंने आपको डिफरेंट बताया, डिफरेंस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। इसको मेनली हम लोग यूज़ करते हैं हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए, बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब इसमें मटेरियल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है कि डबल केज रोटर में जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे है कि इट हैज़ 2 केज, यानी डबल केज में हम लोग 2 केज यूज़ करते हैं। पहला आउटर केज, दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं इनर केज, ठीक है। तो आउटर केज और इनर केज कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पहला हमारा बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला है फर्स्ट नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि पहला जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर केज, हमने लिख रखा है यहाँ पे। आउटर केज जो हमारा होता है वो ब्रास या ब्रांच का बना होता है। ब्रास या ब्रांच कहने का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, हाइयर होती है। इनर केज यानी जो अंदर वाला केज हमारा होता है
वो बना होता है कॉपर या एल्युमिनियम का। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, अब देखिए आउटर केज ब्रास या ब्रांच का बनाने का फ़ायदा क्या है, इनर केज कॉपर का बनाने का फ़ायदा क्या है, अभी हम लोग इसमें डिटेल देखेंगे कि डबल केज रोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा देता है। ठीक है, और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना, मतलब ये कैसे वर्क करता हमारा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि डबल केज रोटर कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ ध्यान से देखिए, डबल केज रोटर। ठीक है, और ये डबल केज रोटर हमने बना दिया है अंदर में, और बाहर स्टेटर का कवर है, और हमने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दे दिया। सेम वैसे ही हम लोग स्टेटर के वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने से क्या होगी स्टेटर के वाइंडिंग में कि स्टेटर वाइंडिंग अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड से हमारा घूमेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NS। ठीक है, आपको यहाँ पे NS दिख रहा होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि जेड इन हम लोग सबसे पहला निकाल रहे हैं कि अंदर का जो इम्पीडेंस होगा ओवरऑल वो कितना होगा। मैंने अंदर वाले केज का हम लोग इम्पीडेंस निकालेंगे, तो इम्पीडेंस AC में लिखने का तरीका यही तो है, जेड इन बराबर R इन प्लस JX, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अंदर वाले का हमने इम्पीडेंस ये लिख दिया है, जेड इन बराबर R इन प्लस J2πfL इन, अंदर का इंडक्टेंस। जेड आउट भी हमने लिख दिया, जेड आउट में हमने क्या लिखा हमने कि R आउट प्लस J ब्रैकेट में 2πfL डॉट इन। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। केस फर्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल, मतलब हमारी क्या है जब स्टार्टिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग की बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में हमारी क्या होती है, रोटर को कोई स्पीड नहीं होता है, NR बराबर 0 होता है, तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, S बराबर NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 स्लिप हमारा होता है। तो जब NR 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NS अपान NS बराबर S बराबर मान क्या हो जाएगा हमारा N हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है FR बराबर S इंटू F। तो S का मान जब 1 रखेंगे तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो एक और निष्कर्ष ये निकल के आ गया कि जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के सेम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि इंडक्शन मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो भाई वो सेम है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की सेम होती है। ठीक है, अभी हमको पता है, कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, चलिए अब देखते हैं कैसे समझ में आएगा। देखिए हम लोगों ने जेड इन लिख लिया, जेड आउट लिख लिया, आपको AC का रेजिस्टेंस लिखने का अंदाज़ा होगा, तो हमने इतना आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जेड इन और जेड आउट को हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसका इम्पीडेंस ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि किसका इम्पीडेंस ज़्यादा है और किसका कम है। चलिए देखते हैं। यहाँ मुझे बताइए, हम लोग जानते हैं कि L, सबसे पहले हम लोग बाहर का इंडक्टेंस निकालते हैं, L का मान निकालते हैं। तो L आउट आपको ये दिख रहा होगा, L आउट यानी बाहर का इंडक्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा N∅/I, होगा ना, N∅/I होगा कि नहीं होगा, L आउट का मान N∅/I। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न करंट तो होगा ही, उसमें फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बदल नहीं सकते हैं। यानी फाई जो हमारा L आउट का जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो बाहरी का जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है मेनली फ्लक्स पे, यानी फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा तो हमारा उस हिसाब से इंडक्टेंस भी क्या करेगा, घटेगा और बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जो बाहर वाला हमारा केज है तो उसमें करंट फ्लो हुई, मतलब इंड्यूस्ड हुई स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसमें जो कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड बाई थिक वायर, जो शॉर्ट सर्किटेड होता है सेम मटेरियल से, तो अपना कुछ फ्लक्स के कारण क्या होगा कि उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, बाहरी केज का भी अपना क्या होगा, फ्लक्स होगा, जिसके कारण उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। ठीक है, अब अंदर वाले का वैसे ही अंदर वाला केज क्या होगा कि अब वही फ्लक्स क्या होगा कि अंदर वाले केज से आके लिंक किया, तो अंदर वाले केज में भी कुछ करंट गई, तो वो क्या की कि वो भी अपना कुछ फ्लक्स बनाई, अंदर वाले केज ने भी अपना क्या किया, उसमें करंट फ्लो हुई जिसके कारण उसने फ्लक्स बनाया। अब वो फ्लक्स क्या की कि अंदर वाली वाइंडिंग का क्या है कि जो अंदर वाला जो केज जो हम कॉपर का बना रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है कि अपने जो अपना खुद का फ्लक्स बनाया है उससे तो वो लिंक कर ही रहा है, उसका तो खुद का फ्लक्स है ही,
चूँकि वो क्या है कि जो अंदर में जो हमारा केज है वो बाहरी केज से ढका हुआ है ना भाई, जो अंदर में केज है यानी कि ये अंदर वाला मान लीजिए केज हो गया, ये बाहर वाला केज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये तो अपना तो फ्लक्स ये बना ही रहा है, लेकिन ये बाहरी से ढका हुआ है ना, तो ये भी फ्लक्स क्या करेगा हमारा, ये भी यहाँ पे लिंक करता है, ये भी फ्लक्स क्या करता है हमारा यहाँ पे लिंक कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि अंदर का जो इंडक्टेंस होगा फाई आउट प्लस फाई इन, मतलब वो बाहरी वाले फ्लक्स से भी लिंक करेगा उसका जो फ्लक्स होगा, और उसका खुद का तो फ्लक्स जो करंट इंड्यूस होकर बनाई है वो तो है ही। तो दोनों मिल के क्या होगा कि एल इन जो हमारा होगा यानी अंदर का इंडक्टेंस जो होगा हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नहीं बोलना है, एग्ज़ाम में पूछता है कि इनर केज हैज़, याद रखिएगा कि इन डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इनर केज हैज़, तो इनर केज हैव हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसका जो इंडक्टेंस होगा यानी एल जो होगा अंदर वाले का, इनर केज का इंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, कम होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका जो ओवरऑल इम्पीडेंस होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एल ज़्यादा है। अब जिसका एल ज़्यादा है उसमें जायज़ सी बात है इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जेड बराबर होता ही है आर प्लस जे इंटू एक्सएल, ठीक है ना, क्योंकि हमारा होता ही है। अब इसमें क्या है, इसमें एक्सएल ज़्यादा है तो इसमें आर का भी मान क्या होगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा, जेड का भी मान हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक डबल केज रोटर में इनर केज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डबल केज रोटर में जो इनर केज होता है उसका इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके में जो इंडक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अभी हम लोग समझें कि उसका इंडक्टेंस क्यों ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। आउटर केज में जस्ट उल्टा, आउटर केज का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लेकिन उसका इम्पीडेंस क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एल का मान कम होता है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है आउटर केज का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चनों को मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि डबल केज रोटर के बारे में इतना समझ गए हैं कि अंदर वाले केज की प्रॉपर्टी क्या है, अब बाहर वाले केज की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। तो ये इंडक्शन मोटर की कुछ अंदर और बाहर वाले केज की हम लोग प्रॉपर्टी को हम लोग देख लिए दोस्तों, कि बाहर वाला केज क्या करता है, अंदर वाला केज क्या करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ, अब देखिए ऐसा होने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि स्टार्टिंग करंट इसमें कम होता है। अब मुझे बताइए, जब इसको हम सप्लाई देंगे ना तो क्या हुआ, करंट जो होगी अंदर वाले का तो हमारा इम्पीडेंस क्या हो गया, ओवरऑल ज़्यादा हो गया, यही हुआ ना। अंदर वाले का जो हमारा इम्पीडेंस होगा डबल केज रोटर में हो गया ज़्यादा, ठीक है। जो हमने लिख दिया, देखिए जेड इन इज़ ग्रेटर देन जेड आउट, मतलब क्या होगा हमारा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट क्या करेगी ना कि करंट जो हमारी स्टार्टिंग में क्या होगी कि वो बाहर वाले केज से जाएगी, क्योंकि अंदर का तो खुद का ज़्यादा है तो बाहर वाले की तरफ भागेगी। और जब करंट बाहर की तरफ भागेगी तो बाहर वाला केज आप जानते हैं कि हाई रेजिस्टिव मटेरियल का बनाया हुआ, ब्रास या ब्रॉन्ज का, तो भी करंट का क्या करेगी, विरोध करेगी। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट का विरोध ही हो रहा है ना। अंदर वाला केज कह रहा है कि तुम भाग जाओ, करंट को भगा रहा है एक तरीके से, क्योंकि अपना इम्पीडेंस उसने ज़्यादा कर लिया है। बाहर वाला केस क्या कह रहा है कि भाई हम खुद ही ब्रास या ब्रांच के बने हैं तो हम तुमको आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद ही हाई रेजिस्टिव मटेरियल हैं। तो करंट करे तो करे क्या, करंट को मजबूरी है कि बाहरी केस से उसको फ्लो होना पड़ेगा। तो जब करंट बाहरी को केस से फ्लो होगी ना तो होगा क्या हमारा कि करंट का मान कम होगा, यानी कि मोटर जो स्टार्टिंग में जो करंट खींचेगी सप्लाई से बहुत कम लेगी, ठीक है। जब सप्लाई से करंट कम लगी तो मतलब फ़ायदा हमारा ये है कि स्क्वायर सिंगल केज रोटर की तुलना में इसमें स्टार्टिंग करंट क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों आज के बाद नहीं भूलोगा आप, ठीक है। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि स्टार्टिंग करंट ये कम क्यों लेता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इसको हर जगह से भगाया जाता है। क्योंकि करंट का विरोध जो हो रहा है अंदर वाला भी कर रहा है, बाहर वाला भी कर रहा है, मतलब हर कोई भगा रहा है, मतलब पूरा फैमिली ही इसको भगाना चाह रहा है। तो अंत में उसको किसी ना किसी गेट से एंटर मारना पड़ रहा है, जो कि बहुत कठिन है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहरी केस से जब करंट फ्लो होती है जिसके कारण क्या होता है कि करंट कम होती है, जिससे हमारा लॉसेस कम होता है और हीटिंग भी हमारी क्या होती है, कम होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, केस नंबर 2, 8 रनिंग। अब इस पर क्या कर लेते हैं कि जब हमारा रनिंग कंडीशन में चलने वाला जब हमारा होता है तब क्या होता है। तो देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इंड्यूस करंट इज़ वेरी लो। तो रोटर में जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस करंट, तो रोटर की जो इंड्यूस करंट होती है ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बहुत लो होती है, 1 से 2.5 हर्ट्ज होती है। मतलब हम फिर से जेड इन जेड आउट लिखेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को गायब कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, जेड इन बराबर आर आउट और जेड इन बराबर आर इन, और जेड आउट बराबर आर आउट, जेड इन बराबर आर इन। ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहने का कोई मतलब वो नहीं है इतना दिखाने का, मेनली हमारा बस मेन पर्पज़ यही था कि इसमें ओवरऑल अंदर का इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाता है जिससे करंट बाहरी केस से जाती है, जो कि हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है। और हमारा जो टार्क होता है इसमें हाई लेवल का प्राप्त होता है। जब हम लोग टार्क इक्वेशन जब हम आपको प्रूफ करेंगे ना, टार्क इक्वेशन जब आपको हम बताएंगे तो वहाँ बता देंगे कि डबल केज रोटर यूज़ करने से टार्क हमारा क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ हम बता देंगे आपको। आगे सम इम्पोर्टेंस फार्मूले। तो इंडक्शन मोटर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, पर यूनिट स्लिप। पर यूनिट स्लिप का फार्मूला एकदम दिमाग में छाप लीजिए, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। परसेंटेज में बात करेंगे परसेंटेज स्लिप की, तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस गुणे 100। अब एट स्टार्टिंग में हमारा रोटर जीरो होता है, तो जब रोटर का मान यहाँ जीरो रखेंगे, एन एस माइनस एन आर में जब एन आर का मान जीरो रखेंगे तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 1। यानी पूछता है कि जब हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया जाता है या स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो उस समय स्लिप का मान क्या होता है। तो दोस्तों उस समय आँख मूंद के मार देना, स्लिप का मान क्या होता है, 1। याद रखना 1 होता है। ठीक है। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के। स्पीड, तो स्टेटर के नाते स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होती है जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है ना, सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। एन एस बराबर 120 एफ बाई पी से जैसे दिखाया जाता है। और यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को जब अलग करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हमारा एफ़ का मान आ जाएगा एन एस इंटू पी अपान 120। अब इसमें जो एफ़ है ना वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा निकल के आता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। एट स्टार्टिंग स्लिप हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि एन एस माइनस एन आर अपान एन एस से हम अभी हम बताएं कि स्टार्टिंग स्टैंड स्टिल में हमारा स्लिप क्या होगा, 1 होगा। तो जब स्लिप का मान यहाँ पे 1 आप पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, तो आपको एफ आर बराबर एफ इंटू मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जब इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब हम लोग इंडक्शन मोटर को रखते हैं तो उस समय जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। तो उस समय जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी ही होती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग नीचे आपको हेडिंग दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि पावर इन एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, माने किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में आज हम लोग देखेंगे पावर के बारे में। ठीक है, तो पावर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में पीजी से दिखाते हैं इसको, तो पीजी बराबर हो जाएगा इनपुट पावर टू द रोटर। तो पीजी बराबर हो जाएगा हमारा, ये रोटर का इनपुट पावर होता है 2 पाई एन एस टी अपान 60। इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फार्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक हमारा आता है रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है एस इंटू रोटर इनपुट पावर। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी आर सी बराबर एस इंटू पी जी, यानी रोटर कॉपर लॉस बराबर एस इंटू पी जी, या पी जी अपान पी आर सी बराबर 1 संबंध है एस। ऐसा भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछ लेता है 1 संबंध है एस वाला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोटर कॉपर लॉस और रोटर पावर इनपुट में संबंध बताइए। तो रोटर कॉपर लॉस बराबर एस इंटू रोटर इनपुट पावर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इस पर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक की एक और रिलेशन हमारा निकल के आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीजी मतलब रोटर इनपुट पावर संबंधे रोटर कॉपर लॉस संबंधे रोटर मैकेनिकल डेवलप्ड पावर बराबर 1 संबंधे एस संबंधे 1 माइनस एस। याद रखिएगा,
रोटर रेजिस्टेंस को हम लोग R2 से दिखाते हैं। रोटर का रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करता है। अब रोटर रिएक्टेंस जो हमारा होता है, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस हमारा जो होता है XR बराबर X इंटू एक्सेस, याद रखिएगा ये X इंटू एक्सेस होता है, ठीक है। तो कैसे ही आता है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या हम जानते हैं हम लोग कि x बराबर 2πfl होता है, मैंने हम लोग जानते हैं ना कि x बराबर 2πfl हम लोग होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं x बराबर 2πfl होता है, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब इसमें जब रनिंग कंडीशन में आएगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी कुछ ना कुछ बदल जाएगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, तो रिएक्टेंस हमारा बदलेगा। तो F1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, अब F1 की जगह हमारा आ जाएगा 2πf2l आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी हम बताएं FR बराबर S इंटू एफ, यानी कि हमारा रोटर एफ अगर F2 के पद में हम लोग देखें, सॉरी अगर हम लोग F2 के रिस्पेक्ट में देखें रोटर फ्रीक्वेंसी, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा S इंटू F1 हो जाएगा ना। मतलब ये रोटर फ्रीक्वेंसी है या स्टेटर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जब आप F2 की जगह S इंटू F1 रखेंगे तो आपको टोटली ये मिलेगा ना, रख के आप देख लीजिए। तो आपको मिलेगा मतलब रिएक्टेंस जो होता है रोटर का रिएक्टेंस S इंटू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी कभी रिएक्टेंस भी पूछ लेता है कि रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस क्या होता है, तो ये हमारा रनिंग कंडीशन में हमारा स्लिप का गुना होता है, ठीक है। चलिए मिटा लेते हैं इसको। अब क्या होता है कि अब रिएक्टेंस को हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस स्पीड पे। पूछता है कि इंडक्शन मोटर अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगे तो रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंस होगा ना वो हो जाएगा जीरो। कैसे जीरो होगा, सिंक्रोनस स्पीड कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रोटर की स्पीड है ना, जो हमारी रोटर की स्पीड है वो स्टेटर की स्पीड की क्या हो गई है, बराबर हो गई है, ठीक है। जो हमारी स्टेटर की स्पीड है रोटर की स्पीड के बराबर हो गई है, यानी कि स्लिप हमारा क्या हो गया, जीरो। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, स्पीड में स्लिप हो गया हमारा जीरो। तो अब जानते ही हैं जब स्लिप हो गया है जीरो तो हम ये भी अभी रिलेशन ये निकाले हैं कि x2s बराबर s इंटू x2 जीरो। तो जब स्लिप का मान जो रखेंगे जीरो तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमारा कब जीरो होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे जीरो होता है। सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा टॉर्क जीरो हो जाता है क्योंकि टॉर्क में भी हमारा स्लिप आता है। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड पे अगर इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है या रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा, हमारा करंट जीरो हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा और हमारे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, स्लिप पे डिपेंड करती है। स्लिप का मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। जब स्लिप ही जीरो हो जाएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में ये, ठीक है, कि रिएक्टेंस कब जीरो हो जाएगा, टॉर्क कब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड पे पॉसिबल है। आगे हम लोग देखते हैं रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बराबर S इंटू EM, ठीक है, याद रखना S इंटू E1। रोटर करंट पे हम लोग बात करेंगे। अब रोटर करंट क्या है, तो एट स्टैंड स्टिल और स्टार्टिंग में रोटर करंट क्या होती है, तो रोटर करंट क्या हो जाएगी I2 जीरो। I2 जीरो मतलब देखो जीरो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा E2 जीरो अपान R2 प्लस JX2, ठीक है। इसका सर्किट हम लोग बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, तो ऐसा बनेगा क्योंकि यहाँ से हम वोल्टेज E2 जीरो लगा रहे हैं और ये जो वाइंडिंग स्टेटर की है इसमें हमारा R2 रेजिस्टेंस, X2 इसका रिएक्टेंस हो गया और करंट हमारी I2 जीरो जा रही है, ठीक है। ये हमारा बना दिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। दूसरा क्या है, रोटर करंट में हम लोग क्या है कि जब रनिंग कंडीशन आ गई तो हम लोगों ने स्लिप कुछ ना कुछ आ जाएगा, करंट में कुछ इंड्यूस स्लिप आ जाएगी हमारी जब रन करने लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा E2S अपान R2 प्लस JX2S। X2S करने का मतलब स्लिप को कंसीडर हम लोग कह रहे हैं। तो I2S बराबर हमारा मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो I2S बराबर
मतलब कि स्लिप के सहित हमारे जो करंट मिलेगी S इंटू E2 अपन R2 प्लस J इंटू X2 जीरो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E2 जीरो अपन R2 अपन S प्लस J इंटू एक्स जीरो हम लोग लिख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें R2/S ध्यान से देखिएगा, बहुत एग्ज़ाम का फेमस क्वेश्चन है। इसमें R2/S को हम लोग R2 प्लस R2 माइनस S इंटू एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे R2/S को हम लोग लिख सकते हैं, तो R2/S बराबर R2 प्लस R2 ब्रैकेट में 1 माइनस S इंटू 1 हुआ। अब जब इसको सॉल्व करके आप देखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका कहने का सिर्फ मतलब ये है, देखिए हमने सर्किट डायग्राम इसमें क्यों आपको थोड़ा सा बताया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के आता है। जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत बार मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम स्लिप को जीरो कर देंगे ना तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब R2 हमारा जीरो हो जाएगा तो मोटर दिस बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। मतलब R2 जीरो हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे वेरिएबल में हमने दिखाया है ना, R2 ब्रैकेट में 1 माइनस S अपॉन S, ये दिस इज़ द रेजिस्टेंस विच रिप्रेजेंट द मैकेनिकल लोड। ये मैकेनिकल लोड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि R2 ब्रैकेट में 1 माइनस S इंटू एस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको रटना नहीं है कि R2 ब्रैकेट में 1 माइनस S इंटू एस या 1 अपॉन S माइनस 1 ये सब कहाँ से आया, ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज के बाद रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें, ठीक है, कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसमें आज हमने बस इतना ही टॉपिक रखा आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करिए, और क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे दोस्तों तो मैं बिल्कुल ही मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।